सो नंबर 21 में देखिए, यहाँ पे रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक किया है। RDI एंड RDA में डिफरेंस है। जनरली जो खाया जाता है उससे कंपेयर करने के लिए RDI निकाला गया है, एवरेज लोगों का सर्वे करके। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में देखिए एनर्जी दिया गया है सेडेंटरी वर्कर का, जो जनरली सेडेंटरी वेट वर्कर 28 ले रहे हैं एंड हेवी वर्कर्स 3,800 किलो कैलोरीज ले रहे हैं। एक्चुअली दिस इज RDI, यहाँ पे RDA ही होना चाहिए बिकॉज 60 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं आज की डेट में एंड पहले भी। तो RDI यहाँ पे इनटेक, दिस इज recommended intake, okay, not they are taking. So कैल्शियम कितना होना चाहिए, माइक्रोग्राम में है, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये हम जनरली ज्यादा नंबर दिख रहा है बिकॉज इट इज इन माइक्रोग्राम, स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, सो 400 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है एक एडल्ट मैन को। आयरन इज 28 फॉर ऑल वर्कर्स, लाइक काम के बेसिस पे चेंजेस नहीं होते हैं कैल्शियम एंड आयरन का, ठीक है, जस्ट कैलोरी चेंजेस होता है। एंड बॉडी वेट अगर सबका सेम है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबका सेम होगा। देन विटामिन ए का डिवीजन किया गया है रेटिनॉल और कैरोटीन में। तो रेटिनॉल का रिक्वायरमेंट है दैट इज 600 फॉर ऑल। कैरोटीन या कैरोटिनॉल हम बोलते हैं, दैट इज 2400, ये भी माइक्रोग्राम में होगा। थायमीन का रिक्वायरमेंट, दिस ऑल आर इन माइक्रोग्राम। ओके, तो थायमीन का बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहता है जनरली, लेकिन ये पाया भी बहुत कम जाता है सोर्सेस में। जैसे कि आप गेहूं होता है, उसके जो हस्क होते हैं वहाँ पे एक लिम्यूल होता है, छोटा सा एक पार्ट होता है, छिलके होल गेहूं में वो पार्ट होता है, तो उसमें पाया जाता है। अगर हम सिर्फ मैदा खाएंगे तो हमें थायमीन डिफिशियंसी होगी। थायमीन जनरली बहुत कम चीज़ों में अवेलेबल रहता है। देन राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये सब जो है बहुत कम रिक्वायरमेंट है ये, लेकिन ये डिफिशियंसी भी रहता है। Excuse me, ma'am. बिकॉज इनकी अवेलेबिलिटी Ma'am, mg बहुत will कम be microgram or milligram, ma'am? चीज़ों में। Hello. ठीक है, Sorry, ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ग्राम्स। ओके, आवाज आ रही है अभी मेरी? Ma'am, your voice is stuck, मतलब क्रैक हो के आ रही है। क्रैक होके आ रही है, ओके। अभी आ रही है आवाज? जी मैम। सुन पा रहे हैं अभी मेरी आवाज? ओके, ठीक है, नेटवर्क इशू था, तो समटाइम्स मेरा डोर इधर का बंद रहने से वाईफाई चला जाता है। देन अभी थोड़ा कैमरा इशू रहेगा, इसको कोई बात नहीं, आज वैसे ही करते हैं क्लास। तो मिलीग्राम होता है mg एंड g फॉर ग्राम, mg फॉर मिलीग्राम। ओके,
एंड जो ग्राम्स में होते हैं वो जनरली प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यही तीन रहते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। बाकी जो है वो मिलीग्राम्स में रहते हैं। कुछ एक तो जो होते हैं वो माइक्रोग्राम में भी होते हैं, जैसे कि कुछ आयोडीन, ये सब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। ओके, तो टेबल 4.5 देख पा रहे हैं अभी आप? बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट, इसमें देखिए सीरियल एंड मिलेट्स का रिक्वायरमेंट पोर्शंस में दिया गया, लाइक ग्राम्स में, कि अगर हम जब डाइट चार्ट बनाते हैं तो हम मेन्यू प्लानिंग में ये चीज़ें पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद हम मेन्यू बनाते हैं। ठीक है, तो सीरियल कितना खाना है एक सर्विंग में, कितना होता है, दैट इज 30 ग्राम। ओके, तो 30 ग्राम का जनरली हम वन रोटी कंसिडर करते हैं। सेडेंटरी मैन इसका 14 सर्विंग लेता है, सेडेंटरी मैन। ओके, एंड मॉडरेट मैन 16 एंड हेवी मैन 23 सर्विंग लेता है। ठीक है, हम सिर्फ मैन को अभी देखते चलते हैं, वैसे ही वैसे अकॉर्डिंगली वुमेन का है। पल्सेस का 30 ग्राम एक पोर्शन होता है, तो पल्सेस जनरली 2 सर्विंग लगता है मैन को, एंड 3 सर्विंग मॉडरेट वर्कर को, एंड हेवी वर्कर को 3 सर्विंग। मिल्क क्वांटिटी इज सबके लिए, मेल फीमेल सबके लिए ही सेम दिया गया है। रूट एंड ट्यूबर्स, जिसमें आ गया आपका आलू हो गया, एंड याम हो गया, एंड अरबी जो बोलते हैं वो हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी रूट एंड ट्यूबर्स में आती हैं। तो 100 ग्राम्स इज सफिशिएंट। एंड सेडेंटरी के लिए आ रहा है 2 सर्विंग, मतलब 200 ग्राम्स फॉर सेडेंटरी वर्कर्स, एंड मॉडरेट के लिए भी 2 एंड हेवी के लिए भी 2 यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि कितना रिकमेंडेशन दिया गया है। फ्रूट्स का आप देखिए 100 ग्राम वन सर्विंग को कहा जाता है, तो यहाँ पे वन सर्विंग ही सबके लिए सफिशिएंट बताया गया है। लेकिन जब हम डाइट प्लान करते हैं तो उसमें हम 100 ग्राम नहीं लिखते, हम अराउंड मिनिमम 150 देते हैं डायबिटिक को, एंड जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको 200 टू 250 देते हैं, बिकॉज 100 ग्राम क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर हम रिकमेंड करें कि आप एक मीडियम बोल खा लो, तो उसमें 100 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है। एक एप्पल 150 टू 200 ग्राम का होता है, तो वहाँ पे हम 250 तक देते हैं एक बैलेंस नॉर्मल डाइट में, जिसमें कोई डिफिशियंसी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बैलेंस डाइट में 250 मैं देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे 100 दिया है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है। शुगर यहाँ पे 5 दिया है, अ, लेकिन ये काफ़ी पुराना है, अब अपडेट हो चुका है। शुगर हम नहीं लिखेंगे तो अच्छा है। शुगर अलग से रिकमेंड करना कि आप इतना शुगर रिक्वायर्ड है, दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे 5 ग्राम सेडेंटरी के लिए दिया गया है, एंड मॉडरेट के लिए 8 ग्राम, सॉरी 5 यहाँ पे दिया गया है। वन सर्विंग 5 ग्राम्स मीन्स 1 टीस्पून जो होता है वो 5 ग्राम होता है। तो यहाँ पे मेन के लिए दिया गया है 5 सर्विंग। ओके, मॉडरेट के लिए 8 सर्विंग, हेवी के लिए 11। इट इज टू मच, इट शुड बी मॉडिफाइड। इसको हमें फॉलो नहीं करना है शुगर को। देन फैट 5 ml को 1 सर्विंग माना गया है, यहाँ पे सेडेंटरी के लिए 4 सर्विंग यानी कि 20 ml। ओके, एंड मॉडरेट मेन के लिए 7 सर्विंग यानी कि 7 into 5, दैट इज 35 ml। एंड हेवी के लिए 11 सर्विंग, दैट मीन्स 55 ml। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा फैट में। जो NIN का जो रिकमेंडेड है, मैं उसको देखती हूँ कहाँ पे है, हेल्थ शेयर में।
Now table 4.54C में देखिए सिंपल मील प्लान फॉर एडल्ट वुमेन। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में दिया गया है मिल्क, शुगर, सीरियल, पल्सेस, ये ग्रुप्स में से मिल्क 100 ग्राम 100 ml, देन शुगर इज 10 ग्राम, सीरियल मतलब कोई भी अनाज 50 ग्राम, पल्सेस 20 ग्राम। दीज आर रॉ अमाउंट। जब भी हम ग्राम्स में लिखते हैं कभी भी डाइट चार्ट में, मील प्लानिंग में, तो वो हमेशा रॉ अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आप किसी को राइस लिख रहे हैं पर मील 75 ग्राम या 100 ग्राम, तो वो रॉ अमाउंट होता है, क्योंकि सबका कुकिंग मेथड अलग होता है। अगर आप किसी को 50 ग्राम लिख रहे हैं रॉ अमाउंट, जब वो दो इंसान है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, वन उसको कुक करेगा, ज़्यादा पानी वाला वो खा रहा है, तो वही क्वांटिटी आफ्टर कुकिंग ज़्यादा हो जाएगी, एंड दूसरा पर्सन थोड़ा ड्राई खाता है, कम वाटर वाला, तो वही जो 100 ग्राम रॉ था उसका आफ्टर कुकिंग कंपैरेटिवली दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। जिसमें ज़्यादा वाटर रहेगा उसका वेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अनकुक वेट के हिसाब से होती है। तो जब भी हमें देना है तो रॉ अमाउंट का वैल्यू के हिसाब से देना है। Okay, now we will count in infancy. Table 5.2, पेज नंबर है आपका 25। इन्फेंसी इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। इन्फेंसी जो पीरियड होता है वो जन्म का पहला साल होता है, पहले साल तक, मतलब 0 to 1 year का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है। फ्रॉम द सेफ प्रोटेक्शन world in the mother's womb where it was nourished, the baby now comes into the environment that places a lot of stress on it. The baby has to make an effort to get the food it needs and has to cope up with the infection. Breastfeeding is unique because it nourishes the baby and protects it from many infectious disease. एंड क्यों ब्रेस्ट फीड बेस्ट कहा गया है, बिकॉज वो जो टेम्परेचर है, जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर है और जो मिल्क का टेम्परेचर है वो एकदम सेम है, तो बेबी को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पे वो बेस्ट हो गया। उसका जो डीएनए है वो मैच हो रहा है, वो ह्यूमन का मिल्क है, दैट इज वेरी डेवलप्ड। ओके, आप काउस मिल्क को ह्यूमन मिल्क से कंपेयर नहीं कर सकते, तो दैट इज डेवलप्ड। एंड जो फाइट करने के लिए जो WBC है वो सब मदर के बॉडी में जिस हिसाब से है वही बेबी के हिसाब बॉडी में होंगे, तो दैट इज वेरी सेफ फॉर द बेबी। कभी भी मदर मिल्क से बेबी को इन्फेक्शन नहीं होता। मदर्स मिल्क अलोन इज नॉट, तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ टाइम के बाद मदर्स मिल्क सफिशिएंट नहीं होता। यस, बिकॉज वो न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता। जब उसका हाइट वेट ज़्यादा बढ़ाना है तब मदर्स मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज उसमें उतना फैट नहीं होती, कैलोरीज नहीं है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स प्यार में कि बाहर का मिल्क दो, ज़्यादा बच्चा मोटा होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, बट वो हेल्दी नहीं होता, मोटा जरूर होता है, हो जाता है, तो दैट इज नॉट गुड। इन्फेक्शन बच्चे को ज़्यादा होता है, बार बार लाइक स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर बच्चा मोटा हो रहा है, आगे चल के लेथार्जिक हो रहा है, समझ कम है बच्चे को, तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। So growth and development during the first year of life, the infant growth and और मदर्स मिल्क में कोलेस्ट्रम नाम का कंपोनेंट होता है, जो फर्स्ट जो सिक्रेशन होता है मदर्स मिल्क का, एक थोड़ा येलोइश सिक्रेशन होता है, दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, तो वो बेबी को कभी भी उससे वंचित नहीं रखना चाहिए, दैट शुड बी गिवन टू द बेबी। So growth and development during the first year of life, the infant
grows and develops far more rapidly than any other stage in life, a number of important changes accompany this stage. तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं. Physiological changes क्या हैं? These changes bear important relationship to the care and development of the infant. There are changes in the physical development. बच्चे का हाथ पैर बड़ा होना, है ना? Limbs mainly body का limbs बड़ा होता है, हाथ और पैर. Changes in mental development. First जो 5 year होते हैं वो उस टाइम ही बेबी का बच्चे का ब्रेन जो है वो फिजिकली ग्रो होता है एंड वो समझने का एंड कनेक्शंस बनना सेल्स में वो मेनली फर्स्ट 5 year में ही होता है. ओके. चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम स्टमक भी अब ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसका इंटेस्टाइन की वेलाई सब ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ रही है. तो इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी ये भी चेंजेस होता है. जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम हम सारी चीज़ें नहीं खिला सकते क्योंकि उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है. वो राइस डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो रोटी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका चेंजेस डेवलप होता है एंड उसका टीथ डेवलप होता है ग्रेजुअली. तो बहुत बाद का स्टेज हो गया. ऐसे भी जब हम लिक्विड देते हैं तभी भी अगर न्यू बॉर्न बेबी को हम दाल का पानी दे दें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लूज मोशन हो जाएगा. वो उसके लिए एब्जॉर्ब के लायक नहीं है उसका जो इंटेस्टाइन है. तो वो ग्रेजुअली उसकी वेलाई एंड ऑल डेवलप होती है. डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है. चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन. चेंजेस इन फीडिंग बिहेवियर. फीडिंग बिहेवियर भी चेंज होता है. बच्चा थोड़ा कम खाना का फ्रीक्वेंसी कम होता है. जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो थोड़ा ही खा पाता है और जल्दी जल्दी खाता है. जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सॉलिडिफाई होते जाता है फूड. सॉलिड फूड में कंपैरेटिवली लिक्विड से ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इन द प्रपोर्शन के कंसर्न. अगर हम कहें कि लाइक ये हम 5 ml और दूसरा हम 5 ग्राम अगर लेते हैं तो सॉलिड में ऑब्वियसली ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है क्योंकि उसमें वाटर कम है. ग्रोथ मॉनिटरिंग. Growth monitoring is a tool that helps to identify growth altering at an early stage and helps to institute corrective measures so that malnutrition can be avoided. Yes, malnutrition तो है यहाँ पे. और भी हम चीज़ें मेजर करते हैं जैसे कि अगर हम एपिलेप्टिक बच्चों के बारे में कहा जाए तो उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता. मेंटल डेवलपमेंट लाइक बच्चे को जब पुकारो तो वो देखे उस तरफ या फिर बच्चे को खुद से खड़ा होना आना. तो ये सब न्यूरोलॉजिकल चेंजेस नहीं डेवलप होते. तो कई बार माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है. बच्चा अगर बहुत माल नरिश्ड है, आयरन डिफिशियंसी है मदर को प्रेगनेंसी के टाइम या आयरन डिफिशियंसी है तो इन सब चीज़ों से भी बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं होता है और आगे चल के उसको समझने का प्रॉब्लम होता है. अपना अंडरस्टैंडिंग बच्चे में नहीं रहता. In growth monitoring, weight is plotted against age accurately on the growth chart. Growth charts are available with all pediatricians. जो बच्चे के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ग्रोथ चार्ट होता है, हमारे पास भी होता है एंड हम जो उसकी एज है उसके हिसाब से उसका ग्रोथ चेक करते हैं कि सही ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. तो ग्रोथ में उसका फिजिकल एंड मेंटल दोनों आता है. हेल्थ वर्कर्स चेक, आंगनवाड़ी वर्कर चेक, हेल्थ सेंटर्स में चेक होता है. द ग्रोथ चार्ट डिपिक्ट्स वैक्सीनेशन शेड्यूल, birth history, general guidelines, disease history, and 1 year weight record with guidelines of infant babies. Interpretation of growth chart is very important for any health and nutrition professional. The upward curve indicates weight gain. आपके बच्चों भी अगर होंगे तो उनका देखा होगा आपने वैक्सीनेशन चार्ट में एक कर्व रहता है. वैक्सीनेशन में ग्रोथ
कर्व या ग्रोथ चार्ट में जो अपवर्ड कर्व रहता है, तो उसमें इंडिकेशंस होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस बच्चे का वेट कितना कितना होना चाहिए उस कर्व में एक रिकमेंडेड दिया रहता है, और एक जो आपके बच्चे का रहता है वो रहता है। अगर कर्व फ्लैट है, उतना ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स नो वेट गेन नहीं हो रहा है। डाउनवर्ड कर्व है तो इसका मतलब पहले जितना था उतना भी नहीं है, वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। Besides identifying growth, filtering growth chart also provide the following information. The growth is considered normal for satisfactory if the curve falls above to topmost line indicating 80% of ideal weight for age. The growth curve falling between lines indicating, तो ये हम एक बार ग्रोथ चार्ट के हिसाब से देखने से ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे कम ज़्यादा होता है। किसको एक रिकमेंडेड लाइन होती है, ब्लू लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, और उसी में एक मान लीजिए लाइक एक रेंज होता है, उसके बीच में है बच्चा, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल। अगर उसके नीचे जा रहा है तो मानना लिस्ट के अंदर आएगा। So infection, what is health monitoring? Infection are the major cause of malnutrition in children. For many of the preventable early childhood disease vaccines are now available so that these diseases of early childhood can be prevented, providing a better opportunity for normal growth. तो वैक्सीन्स क्यों होती हैं? हमें डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। अगर डिजीज होता है तो हमें लाइक वेट लॉस हो जाता है उस टाइम में, और भी चीज़ें इन्फेक्शन की वजह से भी वेट लॉस होता है, तो हम ग्रोथ नहीं हो पाता उस हिसाब से। तो जो वैक्सीन्स हैं वो इसको प्रिवेंट करती हैं। Malnutrition, high infection rate, incomplete immunization and poor diarrhea management। अगर डायरिया हो गया उसके बाद मैनेज भी नहीं किया गया तो उसकी वजह से भी वेट लॉस या malnutrition होता है। मेजर कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसकी वजह से भी IMR बढ़ जाता है। क्यों? अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, malnutrition है, इसकी वजह से भी मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। And under 5 mortality rate, use of ORS। कभी भी स्टमक इन्फेक्शन में ORS देना है, क्योंकि इन्फेक्शन में जनरली वाटर लॉस होता है, बार बार स्टूल पास होना, वॉमिटिंग होना, इसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत हार्म होता है। एंड उसको कंप्लीट करने के लिए हमें वाटर इनटेक करना है, और इसमें सॉल्ट एंड सोडियम रहता है, बिकॉज 3 चीज़ें हैं जो बॉडी को सर्वाइव कर पाती है। तो सोडियम रहता है, शुगर रहता है जो एनर्जी देता है, एंड वाटर। तो इन 3 चीज़ों से बॉडी सर्वाइव कर सकती है, तो ये तो तीनों चीज़ें दी जाती हैं। एंड इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे GI को भी रोल प्ले नहीं करना पड़ता, इसलिए सिर्फ ORS दिया जाता है। Now nutrient need and RDA. The nutritional requirement of infant are met by exclusive breastfeeding until 6 months. Yes, till 6 month बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, सिर्फ breastfeeding is sufficient. After which it is imperative to introduce complementary feeding। उसके बाद complementary feeding दी जाती है, मतलब कि उसके साथ में कम्प्लीमेंट किया जाता है, दूसरी चीज़ों को दिया जाता है। Next is energy. Energy requirement of infant are based on the energy intake through breast milk by infant or well-nourished mother। मदर कितनी वेल नरिश्ड है, अगर मदर ही बहुत ज़्यादा है, अंडर वेट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा?
बाहर का जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। द एनर्जी डिमांड फॉर मदर को तो ध्यान देना ही है, एंड उसके बाद बच्चे को भी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा होता उतना अच्छे से। The energy demand for growth constitute up to 35% of total energy expenditure at 0 to 3 months and 17.5% at 3 to 6 months. The growth requirement should be added to TEE to give total energy requirement. Refer to table 5.2.2 for energy requirement of infant. Next, protein allowance of infant should meet both growth and maintenance requirement. Protein allowance are computed from protein content of breast milk and the volume of milk consumed by healthy infant. Volume मतलब कितना खाया, quantity. Growing normally. In case of infant beyond 6 months, breast milk alone cannot satisfy protein needs. Yes. Supplementary food has to be introduced consisting of a source of food quality. Protein like milk and milk products, cereal and pulses, combination non-vegetarian food like fish, chicken, etc. Hence, protein allowance for infant between 6 to 12 months are in terms of both milk, protein and vegetable food protein, each contributing almost equally to the total protein intake. तो आफ्टर 6 मंथ मिल्क से कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके लिए फिर हम और चीज़ें देते हैं। तो नेक्स्ट इज फैट। ब्रेस्ट मिल्क में आफ्टर 6 मंथ फैट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसीलिए अगर जो बच्चा बाहर का खाना नहीं खाता आफ्टर 6 मंथ बहुत पतला दुबला सा होता है कई बार। Adequately breastfed infant receive nearly 30 ग्राम फैट पर डे। अगर वो अच्छे से दूध पी रहा है माँ का, तो वो उसको 30 ग्राम फैट पर डे मिल जाता है, ऑफ विच 10% is linoleic acid and 1% is linolenic acid. These are essential fatty acids. Okay, breast milk thus suffices the need of EFA, essential fatty acid, for infant, which is about 6%. Human breast milk is superior to other milk for its long chain fatty acid, polyunsaturated fatty acid. तो ये जो मदर मिल्क है दैट इज इसमें सबसे अच्छा फैटी एसिड, सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। Now calcium requirement of young infants are computed from the calcium content of breast milk and volume of breast milk intake. Up to 6 months of life, 300 mg calcium intake is required. ICMR recommends 500 mg of calcium daily during the entire period of infancy. Now phosphorus. Phosphorus से भी बोन फॉर्मेशन होता है। मेनली फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बच्चे का साइज बढ़ता है, लिम्स बढ़ते हैं, हाथ पैर बढ़ते हैं, तो उसके लिए बोन्स भी बढ़ रहे थे। तो बोन्स कैसे बनेगा, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से। ठीक है, फैट चाहिए क्योंकि बॉडी का साइज बढ़ रहा है, तो फैट लेयर जो स्किन के अंदर होती है वो बढ़ाने के लिए। आयरन क्यों चाहिए, क्योंकि आयरन मिल्क में तो होता ही नहीं है करीबन। ठीक है, जो भी होता है ब्लड में, जो प्रेगनेंसी जो उसने वॉर्म में स्टोर किया था वही स्टोर रहता है। ठीक है, phosphorus पढ़ते हैं। Phosphorus requirement are linked to the calcium intake and requirement of both these minerals is almost equal. However, in all age groups, calcium phosphorus ratio should be 1:1, except infancy when 1:1.5 is recommended. Iron में in first 2 weeks of life the hemoglobin falls to normal level 11 to 12 ग्राम पर DL। यहाँ पे D लिखा हुआ है, DL होगा, as against 17 to 23 ग्राम पर DL at birth। तो बर्थ के टाइम अगर तुरंत देखा जाए तो 17 to 23 ग्राम पर DL होता है, उसके बाद
कुछ वीक्स के बाद इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ हीमोग्लोबिन धीरे धीरे गिरता है, 11 to 12 तक हो जाता है। आयरन इज redistributed in the first month of infancy, hence breast milk alone meets the iron needs of infants. Here is mentioned breast milk is fulfills iron needs, although iron in breast milk is low. बट जो काउज मिल्क होता है ना उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, हम उसको काउंट नहीं करते। ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पे दिखाया है कि इसमें थोड़ा है बिकॉज ह्यूमन बॉडी से आ रहा है। इट इज़ वेरी वेल एब्जॉर्ब, और जो भी जितना भी है नेग्लिजिबल भी है तो वो बहुत एब्जॉर्ब के लायक होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप किसी बड़े इंसान में मिल्क दे रहे हैं वहाँ पे मील में, तो वहाँ पे हम मिल्क का आयरन कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज दैट इज नेग्लिजिबल। Iron fortified complementary food are important in maintaining the iron status in plants, especially in a situation where additional iron-rich food are not offered to the infant after 6 months of age. Vitamin, the requirement of both classes of vitamin, fat soluble and water soluble, are given in 2.2. Trace elements, most elements such as zinc, iodine, ये microgram में required है trace elements. ठीक है? Hold a major significance in infant nutrient. Zinc is associated with growth, while iodine which with the brain growth and development. There are sufficient starch since conception in the mother and should be adequately provided. तो ये हमें नॉर्मल सॉल्ट से मिल जाता है। कंपेयर टू अडल्ट बिकॉज फोर्टिफाइड रहता है। फॉरेन कंट्रीज में आटा ये सब में भी आयोडीन फोर्टिफाई करके रखते हैं, मगर इंडिया में सॉल्ट में नहीं रहता है। Compared to adults, and infant requirements are considerably very high. The RDA table shows the energy requirement of significant men to be 2400 kilocalorie. If we express energy in terms of 1 kg of body weight, we find that energy requirement of an infant are much higher. ठीक है, अगर हम एडल्ट से बच्चे का कंपेयर करें पर केजी ऑफ बॉडी वेट से, तो बच्चा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्टिव होता है, हमेशा उसके हाथ पैर चल रहे होते हैं, वो शांति से, जैसे हम बैठते हैं तो हम बैठे रहते हैं, है ना? वो लोग बैठते भी हैं तो वो हाथ पैर मूव करते रहते हैं, कहीं पे चलते रहेंगे, दे डोंट सिट प्रॉपर्ली। The need of other nutrients like protein, vitamin and minerals is also several times more in infant and adults. प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा टाइम्स चाहिए कंपेयर टू एडल्ट, क्योंकि उनका नया सेल बन रहा है रोज, बॉडी साइज बढ़ रहा है। विटामिन भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होने हैं, फाइट भी करना है इन्फेक्शन से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। हम इन्फैंट यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेस्ट मिल्क से वो 30 ग्राम पर डे फैट देता है, और जो एडल्ट होता है उसको भी 30 ग्राम रिकमेंडेड है ना। तो जितना एडल्ट को रिकमेंडेड है उतना ही बच्चा को भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा कर रहा है, सॉरी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर रहा है। Diet and feeding pattern. Diet and feeding pattern of infant has been subdivided into 0 to 6 months and 6 to 12 months. तो दो पार्ट में जो फर्स्ट ईयर है उसको डिवाइड किया गया है। ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट फूड फॉर एन इन्फैंट. इट इज नेचर्स प्रोविजन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द इन्फैंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग इमोशनल डेवलपमेंट। बॉडी कांटेक्ट में रहता है तो मदर को भी अटैचमेंट होता है, बच्चे को भी पहचान पाता है इजीली। इवन अ पुअरेस्ट मदर इज एबल टू नर्स हर चाइल्ड एंड satisfactorily at least during the first few months. कुछ महीनों तक तो बिना खर्च के
एक पुअर वुमन भी कर सकती है। तो नेचर ने उस तरह का बच्चे के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। WHO recommends a normal mother to exclusively breastfeeding until 6 months of age. एक नॉर्मल मदर है जो है जिसको कोई भी डिप्रिवेशन नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, तो उसको बोला गया है कि 6 मंथ तक आपको फीड कराना रिकमेंडेड है। 0 to 6 months, the term exclusive breastfeeding is used when all fluid, energy, and nutrients are provided by breast milk when the possible exception of small amount of medicinal supplements. Exclusive breastfeeding means that not even water is given. Breast milk provide enough water even for the hot summer months. तो गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, उस टाइम भी मदर्स मिल्क सफिशिएंट है। फ्लूइड के लिए भी अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक। पानी देने से क्या हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। इंटेस्टाइन इज नॉट रेडी टू लाइक कुछ भी आ रहा है साथ में बैक्टीरिया उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टाइम फाइट करने के लिए रेडी नहीं है बॉडी। पहले ज़माने में 4 मंथ हुआ करता था ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसके बाद वीनिंग स्टार्ट कर दी जाती थी। उसके बाद आई थिंक 2000 अराउंड ही ये चेंज हुआ है, और इसके बाद 6 मंथ के बाद वीनिंग रिकमेंड किया गया है, क्योंकि इंटेस्टाइन को और टाइम मिलना चाहिए प्रॉपरली सेट होने के लिए कि अदर फूड डाइजेस्ट कर सके। Sometimes exclusive breastfeeding cannot be sustained. Working mother join other duty in the 4th month and exclusively breastfeeding stops, although infant need of almost all nutrients are met from breast milk alone, but in absence of breast milk, other milk can be given. Giving undiluted, homogenized, pasteurized stone milk that has been boiled at home is a relatively inexpensive option. Buffalo milk can be given by initially diluting it the ratio of 2:1. The alternate caregivers may overdilute the milk, which can cause undernutrition. बहुत ज़्यादा अगर डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, पानी से ब्रेक कर जाएगा। The usual challenge in alternate milk is water quality, hygiene, handling the milk